गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में। ऑफिसर्स ऑन ट्रैक पर हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल डी पर चल रही है और मॉड्यूल डी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर हमारी शुरुआत हो चुकी है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, पार्टनर्स फर्म क्या होती है, इस पर बातचीत हुई थी। साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। आज हम बातचीत करेंगे कि पार्टनर्स का एक फर्म में पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लीगल रिलेशनशिप है उसकी बात करें, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशनशिप होता है, इस पर हम चर्चा करें। यानी रिलेशनशिप का मतलब है एक पार्टनर्स मिल के कैसे अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, क्या उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कुछ बातें बहुत इत्मीनान से समझ लेते हैं। सबसे पहले, जब भी हम इंडियन पार्टनरशिप की बात करते हैं, देखिए जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमेशा कुछ बातें आपको याद रखना है। एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अलग होती है। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, जो कि 1932 का अधिनियम है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, एक बहुत स्पेशल फीचर है, वो है म्यूचुअल एजेंसी का। क्या है भैया? म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम तय करती है भारत सरकार संख्या, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ही तय होता है। अभी जो मैक्सिमम संख्या भारत सरकार की तय हुई है वो 100 है। क्लियर है? भारत सरकार ने जो तय किया है वो 100 पार्टनर्स की है। वैसे प्रैक्टिकली भी 50 पार्टनर्स ही रखते हैं, 50 पार्टनर्स ही रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या 100 की है। मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम पार्टनर्स नहीं हो सकते। खैर, हम म्यूचुअल एजेंसी को एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक पार्टनरशिप फर्म है। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में जब जो पार्टनर्स होते हैं उनको अगर हम कलेक्टिवली बुलाते हैं तो पार्टनरशिप कहलाता है। इंडिविजुअली अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो पार्टनर्स कहलाते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपनी फर्म के, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके वो प्रिंसिपल भी होते हैं, यानी वो अपनी फर्म को प्रेजेंट भी करते हैं। वो मतलब उस फर्म के ओनर भी होते हैं, साथ ही साथ वो अपनी फर्म को प्रेजेंट भी करते हैं, यानी वो एजेंट भी होते हैं। प्रिंसिपल होने की वजह से एक पार्टनर की लाइबिलिटी, जो भी बिजनेस कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म, प्रिंसिपल होने की वजह से जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है उसकी लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की होती है। क्लियर है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है कि ये प्रॉफिट और लॉस दोनों को इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है? तो एक प्रिंसिपल होने की वजह से जो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट होता है, वो पार्टनरशिप फर्म जो भी एक्टिविटी करती है उसकी लाइबिलिटी वो लेते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल होते हैं, जबकि वो एजेंट भी होते हैं अपनी फर्म की, यानी वो अपने फर्म को किसी थर्ड पार्टी के समक्ष प्रेजेंट भी करते हैं। एक और फीचर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसको एक एक करके ध्यान से समझिएगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के रूप में काम करते हैं। दूसरा फीचर आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स एक्टिव होकर काम कर सकते हैं, या इनके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर काम कर सकता है, क्योंकि ये सारे पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से एक डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से एक अलग एंटिटी नहीं मानी जाती, जबकि कंपनीज में कंपनी अपने मेंबर से एक अलग जो है एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखती है। कंपनी अपने मेंबर से अलग एंटिटी मानी जाती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। मैं सारी बातों को फिर से दोहरा रहा हूं एक एक करके। पार्टनरशिप फर्म में जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने माना कि ये 4 पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं एक साथ मिलकर, तो ये चारों काम कर सकते हैं, चारों एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं उस फर्म को, या इनके बिहाफ पर कोई एक मैनेज कर सकता है। पहली बात हो गई, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग एंटिटी नहीं होती है। कंपनी के साथ ऐसा नहीं, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। दूसरी बात मैंने कहा कि पार्टनर्स अपने फर्म के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। प्रिंसिपल के तौर पर फर्म जो भी एक्टिविटी करेगी उसकी लायबिलिटी लेते हैं, एजेंट के तौर पर ये अपने फर्म को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ना सिर्फ फर्म को बल्कि बाकी जो पार्टनर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर कोई भी पार्टनर, ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं पार्टनर ए ने कोई एक्टिविटी की, तो इसकी लायबिलिटी सारे पार्टनर्स को लेनी होती है, क्योंकि पार्टनर अपने फर्म का एजेंट भी माना जाता है, वो अपनी फर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक पार्टनर की एक्टिविटी बाकी सारे पार्टनर्स पर बाइंडिंग होती है, उस फर्म पर क्या होती है, बाइंडिंग होती है। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी सारे के सारे पार्टनर अपने फर्म के एजेंट के रूप में होते हैं, वो फर्म को थर्ड पार्टी के सामने प्रेजेंट करते हैं। एक पार्टनर का किया गया एक्ट बाकी सारे पार्टनर्स पर बाध्य होता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं
वो आपस में किस रिलेशनशिप, किस ऑब्लिगेशंस, किस ड्यूटीज, किस राइट्स, किस ऑब्लिगेशंस के साथ वो बंधे होते हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टनरशिप में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब एक एक करके मैं सारे रिलेशनशिप पर आपसे चर्चा कर लेता हूं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन ऑल सेट पार्टनर्स। जो भी रिलेशनशिप होता है, पहली बात तो एक एग्रीमेंट से निकल के आता है। पीछे हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप किसी स्टेटस से नहीं बनता बल्कि एक एग्रीमेंट से बनता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म किसी स्टेटस से नहीं बनती। जैसे इसके एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के स्टेटस है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टनर्स नहीं माने जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म बनती है एग्रीमेंट से, और क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके ऑब्लिगेशंस है उस फर्म के अंदर, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, वो इस एग्रीमेंट से ही निकल कर आता है। ठीक हो गई थी बात। बिटवीन ऑल द सेट पार्टनर्स, पार्टनर्स कैन डिटरमाइन देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स डिटरमाइन कर सकते हैं क्या उनकी म्यूचुअल राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी उस पार्टनरशिप डीड, डीड मतलब एग्रीमेंट से, which largely determines the aspect of the general administration such as which partner will do what work and would be their share in the profit etc. जो ये तय करता है कि पार्टनर क्या काम करेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या, ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रॉफिट में उनका क्या शेयर होगा। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर शेयर लिखा हुआ है कि आपका किस प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, तो शेयर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लॉज डीड में नहीं है तो सारे पार्टनर्स इक्वली शेयर को, इक्वली अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं आपस के अंदर। पार्टनरशिप फर्म में कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, जो लाभ होता है उसको इक्वली शेयर किया जाता है। अब देखते हैं ड्यूटीज क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म में एक दूसरे के प्रति या उस फर्म के प्रति। मैं फिर से आपको बता दूं, रिलेशनशिप का मतलब यहां पर है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म बनी है तो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ क्या ड्यूटीज को शेयर कर रहे हैं, किन ऑब्लिगेशंस को शेयर कर रहे हैं, किन राइट्स को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि पार्टनर अपनी फर्म को थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो एक एजेंट के रूप में माना जाता है। तो रिलेशनशिप का मतलब वो लीगली किस ड्यूटीज से बंधे हुए हैं आपस में, वो लीगली किन ऑब्लिगेशन से बंधे हुए हैं, क्या है उनकी ड्यूटीज, इसको समझते हैं। सबसे पहली ड्यूटी होती है, और ये सारे पार्टनर्स पर लागू होती है क्योंकि सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, सारे पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी होती है। पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बिजनेस करने के लिए वो पार्टनर्स इकट्ठा हुए हैं, जो भी बिजनेस करने के लिए उन पार्टनर्स ने ग्रुप बनाया, एक फर्म बनाई हुई है, उस पर कॉमन एडवांटेज में उनको काम करना है। क्लियर है? कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं बल्कि फर्म के एडवांटेज के लिए उन्हें काम करना है। कॉमन एडवांटेज का मतलब है उस फर्म के लिए जो चीज आवश्यक है, कॉमन एडवांटेज में काम करना है, सबके लाभ के लिए काम करना है। तो सबसे पहला है कि पार्टनर्स की ड्यूटी होती है, प्रत्येक पार्टनर की, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान वो फर्म के एडवांटेज यानी कॉमन एडवांटेज में काम करेंगे। दूसरा है ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट, क्योंकि सारे पार्टनर्स का लगभग बराबर हक होता है। देख, अगर डीड में कुछ बात लिखी गई, डीड में अगर शेयर डिवाइड किया गया कि भैया आपका इस पार्टनरशिप फर्म में इतना ही शेयर होगा, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा क्लॉज वहां पर एब्सेंट है तो ऐसे केस में पूरे बिजनेस पर सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट होता है। तो हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरे पार्टनर्स को वो ट्रू अकाउंट रिप्रेजेंट करे। ट्रू अकाउंट का मतलब है जो भी उनके ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी उनके बिजनेस हैं, उसकी सही पिक्चर, ट्रू अकाउंट उन्हें रेंडर करना चाहिए, ट्रू अकाउंट उन्हें देना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान या फर्म में अगर आप पार्टनर हैं तो आप पर्सनल प्रॉफिट वहां पर अर्न नहीं कर सकते, पर्सनल एडवांटेज में आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको कॉमन एडवांटेज में काम करना होता है। तो क्या है, पहला ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज यानी फर्म एडवांटेज में आपको काम करना होगा। हर एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रू अकाउंट रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि मान लेते हैं यदि कोई एक पार्टनर फ्रॉड करता है और उससे फर्म को कोई नुकसान होता है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई एक पार्टनर फ्रॉड करता है, उससे फर्म को कोई नुकसान होता है, तो उस पार्टनर की ये लाइबिलिटी होती है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है कि वो फर्म को कंपनसेट करे। तो फर्म को कंपनसेशन देने की लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर पार्टनर की होती है। लेकिन अगर कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड करता है, ध्यान समझिएगा, वो हम पढ़ेंगे कल वाली मुलाकात में। अगर कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड करता है, थर्ड पार्टी को इससे कोई लॉस या डैमेज होता है, तो पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है। तो उस केस में उस थर्ड पार्टी के लिए सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एक पार्टनर का किया गया एक्ट बाकी सारे पार्टनर्स पर बाइंडिंग होता है। क्लियर हो गई थी बात? तो ट्रू अकाउंट रिप्रेजेंट करे, जो सही पिक्चर अकाउंट की वो रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। इसी को मैं आपको अभी समझा रहा था। अब इस पे दो कंडीशन समझते हैं कि अगर किसी पार्टनर के किसी एक्ट से फर्म को लॉस हुआ है, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो, और अगर थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है तो खैर ये तो मामला हो गया थर्ड पार्टी वाला कि पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होता है। लेकिन अगर किसी पार्टनर के किसी एक्ट से फर्म को नुकसान हुआ है तो ये उस पार्टनर की लाइबिलिटी है
वैसे तो अगर फर्म को नुकसान होता है तो सारे पार्टनर्स उस लॉस को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर पार्टनर के किसी एक्ट से उस फर्म को कोई लॉस या डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर की लायबिलिटी होती है कि फर्म को वो कॉम्पनसेट करेगा। और अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो, थर्ड पार्टी कौन होती है पार्टनरशिप फर्म में, पहले तो ये समझे। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अलावा जो पार्टनर है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर ए बी सी डी है, इनके अलावा सब थर्ड पार्टी हैं। यानी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके अलावा जो भी है वो क्या होगा, थर्ड पार्टी होगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो थर्ड पार्टी के साथ अगर वो कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं और किसी एक पार्टनर की फ्रॉड की वजह से उन्हें कोई नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, तो इस केस में चूंकि वो पार्टनर जो भी एक्ट करेगा बाकी सारे पार्टनर्स पर, उस फर्म के बाकी सारे पार्टनर्स पर वो बाइंडिंग होगा, इसलिए पूरी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस थर्ड पार्टी को वो कंपनसेट करे। क्लियर हो गई? अगला है ड्यूटी टू नॉट अर्न पर्सनल प्रॉफिट और टू compete। किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रत्येक पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो पर्सनल बेनिफिट में काम नहीं करेगा, वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा। क्लियर है? यानी कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो आप ये समझे कि पार्टनरशिप फर्म में कोई सैलरी नहीं दी जाती है, कोई रेमुनेशन ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो भी प्रॉफिट आता है, अगर पार्टनरशिप डीड में शेयर करने के लिए कोई रेशियो लिखा गया है तो उस रेशियो में शेयर होगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई क्लॉज एब्सेंस है तो सारे पार्टनर्स प्रॉफिट में इक्वली शेयर करते हैं। तो कोई भी पार्टनर भैया पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा उस फर्म में, कॉमन एडवांटेज में काम करेगा, ना ही कंपीट करेगा अपनी फर्म से। कंपीट करने का मतलब क्या है? जैसे मान ले कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस करता है, तो मैं उस पार्टनरशिप फर्म के बाहर ही सेम बिजनेस जाके नहीं स्टैब्लिश कर लूंगा। इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर फर्म को कंपटीशन मिलेगा अपने ही पार्टनर से। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, ना ही कोई से कॉम्पिटिटिव बिजनेस में वो इन्वॉल्व होंगे। ड्यूटी टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली। फर्म्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली का मतलब क्या है? देखिए, जो प्रॉपर्टी की, क्योंकि एक जो पार्टनरशिप होती है वो सारे पार्टनर्स में बराबर होती है। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनर्स के नाम से जानी जाती है। पार्टनर्स फर्म जो होती है वो पार्टनर से अलग एंटिटी नहीं होती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है तो इस पर सबका बराबर हक होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर यूज का मतलब यहां पर है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी असेट्स है पार्टनरशिप फर्म के, उन्हें पार्टनरशिप फर्म या उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक पार्टनर, जैसे ऐसे ही जैसे मान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से किसी पार्टनर ने कोई अकाउंट ओपन किया। क्लियर है? जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर अकाउंट ओपन किया गया है, तो उसका जो भी, अब वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर अगर कोई अकाउंट बैंक में ओपन किया गया है, तो वो अकाउंट उस पार्टनरशिप फर्म की असेट है, सारे पार्टनर्स की वो असेट है, उसमें कोई व्यक्ति उससे पैसा निकाल के अपना यूज नहीं कर सकता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो जो भी आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा, पर्सनल यूज नहीं किया जा सकता है। तो हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो पर्सनल यूज ना करे। इनके अलावा पार्टनर्स के कुछ राइट्स भी होते हैं। जैसे पार्टनर का क्या राइट होता है, ध्यान से अगर हम राइट्स की बात करें तो पहला तो पार्टनर का ये राइट होता है कि वो लाभ में बराबर का हिस्सा ले, या जितना उसका शेयर लिखा गया है उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए। पार्टनर का ये राइट होता है कि वो फर्म की किसी भी बुक्स को चेक भी कर सकता है, अकाउंट बुक को चेक भी कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है। ये पार्टनर्स के राइट होते हैं। पार्टनर का राइट होता है कि वो ट्रू अकाउंट आपसे मांगे कि भैया मेरे सामने ट्रू अकाउंट आप प्रेजेंट करिए। ये पार्टनर्स के राइट होते हैं। पार्टनर्स के ऑब्लिगेशन के साथ साथ पार्टनर के राइट भी होते हैं। अच्छा, एक और पार्टनर का यहाँ पर ड्यूटी होती है, या हम कह सकते हैं पार्टनर का ऑब्लिगेशन होता है, वो ये होता है कि जैसे मान लें किसी एक फर्म ने थर्ड पार्टी के साथ कोई बिजनेस किया, ध्यान से समझिएगा, और थर्ड पार्टी के साथ अभी उसका ट्रांजैक्शन चल ही रहा है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्टी के साथ उसका ट्रांजैक्शन चल ही रहा है और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने वाली है, डिसॉल्व हो गई, तो क्या पार्टनरशिप फर्म 20 ट्रांजैक्शन में डिसॉल्व हो सकती है? तो आंसर नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर की लाइबिलिटी तब तक है, डिसॉल्व होने के बाद डिसॉल्व तो हो सकती है, लेकिन लाइबिलिटी पार्टनर्स की तब तक है जब तक कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। उस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद पार्टनर्स की लाइबिलिटी समाप्त हो जाती है। और अगर पार्टनर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन है, तो इस पे उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम करती है। क्लियर होगी इतनी बात? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा भैया? सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि पार्टनरशिप में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनसे हम उनके लीगल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो लीगल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हमें म्यूचुअल एजेंसी को देखना होता है। वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के रूप में काम करते हैं। क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोगों ने यहाँ से विधिवत पढ़ा। और पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है वो मैंने आपको यहाँ से एक एक करके सबके बारे में आपसे बातचीत की। और साथ ही साथ आपके पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। तो आपके पार्टनर्स के राइट में आप जो माइनर होते हैं उनके भी राइट समझ लीजिए। वैसे तो माइनर
इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि माइनर में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, तो माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट अपना दे रहे हैं तो माइनर को केवल और केवल बेनिफिट में एडमिट किया जा सकता है, पार्टनरशिप के बेनिफिट में माइनर्स को एडमिट किया जा सकता है, वो फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं बन सकता। और अगर माइनर बेनिफिट में एडमिट हो रहा है तो माइनर के पास ये राइट है कि वो अपने बेनिफिट्स को ले सकता है, वो अपने शेयर्स को पार्टनर से ले सकता है, वो अपने शेयर्स के लिए मुकदमा भी उस पार्टनरशिप फर्म पर वो दायर कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन वो फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं बन सकता, वो केवल और केवल किसी पार्टनरशिप फर्म में एक बेनिफिट में ही जो है शामिल हो सकता है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में जो हमारी बातचीत होगी वो होगी कि पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गई इतनी बात भैया? चलिए, तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। बाकी मार्च के फर्स्ट वीक से जहां तक, हाँ, फर्स्ट वीक से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जून एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप लोग अपने अपने इलेक्टिव पेपर को सिलेक्ट कर लीजिए भैया, कौन सा इलेक्टिव पेपर आपको लेना है। इलेक्टिव पेपर को सावधानी से सिलेक्ट करिएगा, गलत इलेक्टिव पेपर की वजह से आपका वो पेपर रुक जाता है जिससे पूरा एग्जाम रुक जाता है और इंक्रीमेंट आपका रुक जाएगा, इसलिए इलेक्टिव पेपर को ठीक से चुनिएगा। सीआईबी महापैक में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लियर है? इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। कौन कौन से इलेक्टिव पेपर्स हैं मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल बैंकिंग, अगर आपको सेंट्रल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर लेना है तो हमारे पास आपके लिए उपलब्ध है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, ये इलेक्टिव पेपर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। ये महापैक में चारों इलेक्टिव पेपर ऐड हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी इलेक्टिव पेपर ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच आपके लिए चल ही रहा है, बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ नए बैचेज और लाने वाले हैं। इनके अलावा कुछ भी आप और मुझसे पूछना चाहते हैं बीआरबीएल में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपका इलेक्टिव पेपर है तो इसमें भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। दोनों विषय मैं आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए डील करता हूं। कुछ भी पूछने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जरूर जुड़ जाइए। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आई तो टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करें, ये लिखा हुआ है आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में अभी पार्टनरशिप पर आपसे और भी बातचीत होनी है और कल तो आपका वीक ऑफ होगा, परसों हमारी मुलाकात होगी तो नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।